क्या होगा अगर किसी इंसान का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक घाव किसी बहुत भयानक हादसे की वजह से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज की वजह से हो जो कभी हुई ही नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब कोई शारीरिक शोषण नहीं, कोई बहुत बड़ा ड्रामा या ट्रॉमा नहीं, बस एक अनुपस्थिति, एक खालीपन। कल्पना कीजिए ना एक ऐसे सफल व्यक्ति की जिसके पास बाहर से देखने पर सब कुछ है। बिल्कुल, करियर, पैसा, घर, सब कुछ। हाँ, दुनिया की नजर में उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन उस इंसान के अंदर ना हमेशा एक खामोश शोर चलता रहता है, एक लगातार चलने वाला एहसास कि मैं कभी काफी नहीं हूँ या मुझ में ही बुनियादी तौर पर कोई खराबी है। और सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब वे अपने अतीत को देखते हैं। उन्हें कोई ऐसी भयानक घटना नजर ही नहीं आती जिसे वे इस खालीपन का जिम्मेदार ठहरा सकें। मैं आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत यहीं से करना चाह रही थी। ये बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला विरोधाभास है। जब लोग अपने बचपन को याद करते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रखी। हाँ, शारीरिक रूप से सुरक्षित रखा। बिल्कुल। तो उनका लॉजिक कहता है कि मुझे तो शिकायत करने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि इंसान का दिमाग ना सिर्फ शारीरिक सुरक्षा से विकसित नहीं होता, उसे भावनात्मक पोषण की भी जरूरत होती है। एग्जैक्टली। हम समझेंगे कि कैसे एक बच्चे की जिंदगी में प्यार, जुड़ाव और समझ का ना होना उसके दिमाग की संरचना को शारीरिक रूप से बदल सकता है। हाँ, और हम लिंडसे गिब्सन जैसे दिग्गजों के क्लिनिकल मॉडल्स के जरिए उन माता पिता के व्यवहार का विश्लेषण भी करेंगे जो अपने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। तो चलिए इस चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जहां सबसे ज्यादा उलझन होती है। ये इमोशनल नेग्लेक्ट या भावनात्मक उपेक्षा असल में काम कैसे करती है? क्योंकि अगर किसी को मारा पीटा नहीं गया है तो फिर घाव कैसे बन गया? देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ ना एक्शंस और इन एक्शंस के बीच के फर्क में छिपी है। जब हम अब्यूज या शोषण की बात करते हैं तो वो एक कमीशन का कार्य है। मतलब कुछ ऐसा जो सीधे तौर पर गलत किया गया। हाँ, कुछ सक्रिय रूप से किया गया। लेकिन निग्लेक्ट या उपेक्षा एक ओमिशन का कार्य है। ये तब होता है जब माता पिता लगातार बच्चे की भावनात्मक दुनिया के साथ एक सुर में सुर मिलाने में नाकाम रहते हैं। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे ना इमोशनल अट्यूनमेंट का न होना कहते हैं। बच्चा उदास है, डरा हुआ है या मान लीजिए बहुत खुश है, और माता पिता उस भावना को न तो पहचानते हैं, न वैलिडेट करते हैं और न ही उसके साथ जुड़ते हैं। अगर मैं इसे एक विजुअल एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने एक बहुत मजबूत घर बनाया हो। दिलचस्प है। उस घर की दीवारें बहुत मोटी हैं, छत एकदम पक्की है, बाहर का कोई तूफान अंदर नहीं आ सकता। ये मजबूत दीवारें उस बच्चे की फिजिकल नीड्स हैं, जैसे खाना, कपड़े, स्कूल की फीस। बिल्कुल सही। बाहर से देखने वाले हर इंसान को लगेगा कि वाह कितना शानदार और सुरक्षित घर है। लेकिन उस घर के अंदर न तो कभी कोई बत्ती जलाई जाती है और ना ही ठंड में कोई आग तापने की जगह है। क्या बात है। बाहर से घर सुरक्षित है, लेकिन अंदर जो रह रहा है ना, उसकी हड्डियां ठंड से गल रही हैं। ये एनालॉजी इस स्थिति के पूरे मैकेनिज्म को बहुत सटीकता से समझाती है। और पता है, जब एक बच्चा इस ठंडे घर में बड़ा होता है तो उसका दिमाग एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल रणनीति अपनाता है। वो कैसे? बच्चे जन्म से ही अपने माता पिता के रिएक्शन को पढ़ने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। जब एक बच्चा रोता है या अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और बदले में उसे माता पिता की तरफ से सिर्फ खालीपन, झुंझलाहट या गुस्सा मिलता है, तो वो बच्चा एक पैटर्न नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि मेरी भावनाएं मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर रही हैं। बिल्कुल। और क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए माता पिता से दूर होना मौत के समान है, वो बच्चा खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ही भावनाओं का गला घोटना शुरू कर देता है। बाप रे। लेकिन जब हम इस ठंडे घर की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या माता पिता ये सब जानबूझकर करते हैं? मतलब क्या वे सुबह उठकर ये तय करते हैं कि आज मैं अपने बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज करूंगा? क्योंकि ज्यादातर माता पिता तो यही कहते हैं ना कि वो बच्चों से प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, ज्यादातर मामलों में ये उपेक्षा किसी दुर्भावना या जानबूझकर की गई साजिश का हिस्सा नहीं होती। अच्छा। तो फिर क्या है? ये अक्षमता का परिणाम होती है।
लिंजे गिब्सन के फ्रेमवर्क के अनुसार इसके पीछे दो बहुत अलग तरह के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल होते हैं। कौन कौन से? एक हैं इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स, यानी भावनात्मक रूप से अपरिपक्व माता पिता, और दूसरे हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, यानी नार्सिसिस्टिक माता पिता। ये दोनों टर्म्स काफी सुने हुए लगते हैं। हाँ, और इन दोनों का प्रभाव बच्चे पर एक जैसा ही विनाशकारी होता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और कारण वो बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए ना इन दोनों प्रोफाइल्स की परतें उधेड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स की। अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया है तो ये क्षमता की कमी असल में क्या है? भावनात्मक अपरिपक्वता का मतलब है कि माता पिता का खुद का मनोवैज्ञानिक विकास उनके अपने बचपन में ही कहीं रुक गया था। मतलब शरीर से वे वयस्क हो गए हैं, लेकिन भावनाओं को संभालने के मामले में वे आज भी किसी 5 साल के बच्चे जैसे हैं। बिल्कुल। उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद के व्यवहार का आत्ममंथन करने की क्षमता ही नहीं होती। वे तनाव या असहमति को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लिंजे गिब्सन ने इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा है। पहले होते हैं इमोशनल पेरेंट्स। इनकी भावनाएं ना एक पेंडुलम की तरह झूलती हैं, जैसे जरा सी बात पे पैनिक हो जाना या रोना। हाँ, या बहुत तेज गुस्सा करना। ऐसे घर में बच्चे को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि आज माता पिता का मूड कैसा होगा। मतलब बच्चा यहाँ अपनी उम्र का मजा नहीं ले पाता, उसे एक तरह से माइंड रीडर बनना पड़ता है ताकि घर में शांति बनी रहे। ठीक कहा। फिर दूसरी श्रेणी आती है ड्रिवन पेरेंट्स की। ये माता पिता सफलता, ग्रेड्स और उपलब्धियों को लेकर जुनूनी होते हैं। वे बच्चे की हर फिजिकल और एजुकेशनल जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन उनके लिए बच्चा ना एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। पर एक बात बताइए, भारत जैसे देश में या दुनिया में कहीं भी देखा जाए, माता पिता का अपने बच्चों के अच्छे ग्रेड्स या भविष्य की चिंता करना तो बहुत आम बात है ना? बिल्कुल है। तो हम एक ड्रिवन पेरेंट और एक सामान्य फिक्रमंद माता पिता के बीच की लकीर कैसे खींचेंगे? ये कैसे तय होगा कि इसमें प्यार की कमी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये अंतर ना कंडीशनिंग के मैकेनिज्म में है। एक फिक्रमंद माता पिता बच्चे की सफलता पर खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चा फेल होता है या परेशान होता है तो वे उसे सहारा देते हैं। हाँ, वे उसकी भावनाओं को सहारा देते हैं। उनकी नजर में बच्चे की अहमियत उसके नंबरों से अलग होती है। लेकिन एक ड्रिवन पेरेंट के मामले में प्यार और जुड़ाव पूरी तरह से आउटकम पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप फर्स्ट आए तो आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं और आपको अटेंशन मिलेगा। एग्जैक्टली। और अगर आप हार गए तो वे आपसे भावनात्मक रूप से कट जाएंगे या आपको शर्मिंदा करेंगे। बच्चे को यह मैसेज मिलता है कि तुम्हारी अपनी कोई कीमत नहीं है, तुम सिर्फ उतना ही महत्व रखते हो जितना तुम अचीव करते हो। ये एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना अंतर है। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है पैसिव पेरेंट्स की। ये वे माता पिता हैं जो घर में चल रही समस्याओं, तनाव या यहाँ तक कि दूसरे पार्टनर के दुर्व्यवहार से आंखें मूंद लेते हैं। मतलब वो झगड़े से इतना डरते हैं कि वे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बजाय बस किसी तरह किनारे से निकल जाना चाहते हैं। वे बस शांति चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और चौथी श्रेणी है रिजेक्टिंग पेरेंट्स की। ये माता पिता सक्रिय रूप से बच्चों से दूरी बनाते हैं। अच्छा। इनके लिए परिवार के साथ समय बिताना या बच्चे का उनके पास आकर कुछ पूछना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वे अपने ही एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो ये तो हुआ इमोशनल इमैच्योरिटी का मामला, जहां माता पिता के पास बच्चे की भावनाओं को समझने के लिए वो टूल्स या सॉफ्टवेयर ही नहीं है। बिल्कुल। वे खुद अपनी भावनाओं में इतने उलझे हैं कि उन्हें दूसरे की भावनाएं नजर ही नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरा कारण हमारे स्रोतों में है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, पर एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा गहरी समस्या है। मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही समझ रही हैं। इमेच्योर पेरेंट और नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, एम्पैथी यानी सहानुभूति का। एक अपरिपक्व इंसान के पास एम्पैथी हो सकती है, लेकिन वो तनाव के समय काम नहीं करती। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक इंसान के अंदर स्ट्रक्चरल एम्पैथी डेफिसिट होता है। मतलब उनके दिमाग की संरचना में दूसरों के दर्द या दृष्टिकोण को समझने की क्षमता ही मिसिंग होती है। बिल्कुल। उनके लिए दुनिया की हर घटना सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमती है। वे अपने बच्चों को एक आजाद अलग इंसान मानते ही नहीं है। तो वो उन्हें क्या मानते हैं? वे बच्चों को अपनी छवि का एक विस्तार, एक एक्सटेंशन मानते हैं। अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो वो माता पिता की महानता का सबूत है, और अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो बच्चा कुछ नया नहीं सीख रहा है, बल्कि वो माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। हाँ, वो इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं।
लेकिन यहाँ एक उलझन वाली बात है। हमने कई बार देखा है कि जो माता पिता बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग या खुद पर ध्यान देने वाले होते हैं, वे अचानक से दुनिया के सामने अपने बच्चों पर बेतहाशा प्यार लुटाने लगते हैं। हाँ, शो ऑफ करते हैं। हाँ, महंगे तोहफे देना, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखना। तो अगर कोई बच्चा कभी कभी ऐसा ग्रैंड प्यार और तोहफे हासिल कर रहा है, तो क्या फिर भी उसे नेग्लेक्टेड माना जा सकता है? बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। इस विरोधाभास को मनोविज्ञान में इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट कहा जाता है, और यह जुए या कसिनो के स्लॉट मशीन वाले मैकेनिज्म की तरह ही काम करता है। स्लॉट मशीन? वो कैसे? देखिए, नार्सिसिस्टिक प्यार हमेशा सशर्त और परफॉर्मेटिव होता है। वो प्यार बच्चे की आंतरिक खुशी के लिए नहीं, बल्कि माता पिता की अपनी पब्लिक इमेज को चमकाने के लिए दिया जाता है। अच्छा। जब आप स्लॉट मशीन खेलते हैं तो आपको लगातार हार मिलती है, लेकिन अचानक एक बार थोड़े से सिक्के निकाल आते हैं। वो छोटी सी जीत ना आपको मशीन से बांधे रखती है। ओह। ठीक इसी तरह वो कभी कभार मिलने वाला परफॉर्मेटिव प्यार बच्चे के दिमाग को इतना उलझा देता है कि वो जीवन भर उसी छोटे से प्यार के टुकड़े को पाने की उम्मीद में खुद को बदलता रहता है। एग्जैक्टली। वो एक बहुत ही टॉक्सिक लूप में फंस जाता है। ये सच में एक बहुत ही दमघोटू स्थिति है। अब अगर हम उस बच्चे के नजरिए से सोचें जो इस माहौल में फंसा हुआ है, जहां उसे प्यार पाने के लिए या तो परफेक्ट मशीन बनना है या फिर माता पिता के बिखरे हुए मूड को संभालना है, तो वो बच्चा उस घर में जिंदा कैसे रहता है? वो कौन सी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनाता है जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है? बच्चे की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है पेरेंटिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है परिवार के भीतर भूमिकाओं का कब पूरी तरह से उलट जाना। मतलब बच्चा बड़ा बन जाता है। हाँ, बच्चा अपनी उम्र की मासूमियत और आजादी को छोड़ देता है और एक तरह से केयर गिवर या माता पिता की भूमिका में आ जाता है। रिसर्च में इसके 2 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। पहला है इमोशनल पेरेंटिफिकेशन। तो अगर इमोशनल पेरेंटिफिकेशन में बच्चा घर का थेरेपिस्ट या राजदार बन जाता है, जहां माता पिता अपनी शादी की परेशानियां, अपना तनाव या अपनी असुरक्षाएं उस छोटे से बच्चे पे उंडेल देते हैं, बिल्कुल, तो क्या दूसरे प्रकार में उसे परिवार की व्यवहारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, जैसे नैनी या ब्रेडविनर बनना? एग्जैक्टली। इसे इंस्ट्रूमेंटल पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। ये तब होता है जब एक बच्चा अपनी उम्र से कहीं पहले घर के व्यवहारिक काम संभालने लगता है। वो 8-10 साल की उम्र में अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बना रहा होता है, हाँ। स्कूल के फॉर्म भर रहा होता है, हाँ। या माता पिता के नशे या बीमारी के कारण घर को बिखरने से रोक रहा होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंटर्न को कंपनी में पहले दिन सीधा सीईओ की कुर्सी पे बिठा दिया जाए। सही तुलना है। बाहर से देखने में वो इंसान बहुत समझदार लगेगा। लोग अक्सर ऐसे बच्चों की तारीफ भी करते हैं कि अरे वाह, आपका बच्चा तो कितना मैच्योर है, बिल्कुल एक ओल्ड सोल है, कभी कोई जिद नहीं करता। हाँ, वो बहाने से बहुत सुलझे हुए लगते हैं। लेकिन उस तारीफ के पीछे की सच्चाई ये है कि वो बच्चा अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बस वो किसी तरह चीजों को बिखरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसी सीईओ इंटर्न वाली स्थिति का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ना तब सामने आता है जब ये बच्चे वयस्क होते हैं। वो कैसे? अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसे माहौल से निकले बच्चे जीवन में फेल हो जाते होंगे, लेकिन हकीकत में ये बच्चे अक्सर भयंकर ओवर अचीवर्स बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वे बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप पोजीशन हासिल करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि उनकी अहमियत सिर्फ इस बात में है कि वे दूसरों के लिए कितने काम आ सकते हैं, वे कितने यूजफुल हैं। बाप रे। लेकिन इस भारी भरकम सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा पनपता है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यानी वो एहसास कि उन्होंने दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाया हुआ है। बिल्कुल। उन्हें हमेशा लगता है कि जिस दिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी या जिस दिन वे एक भी गलती करेंगे, सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उनकी कितनी भी बड़ी सफलता उनके अंदर के उस शुरुआती खालीपन को नहीं भर पाती। सही बात है। और पता है, ये खालीपन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सोच या माइंडसेट की समस्या नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोतों में मौजूद न्यूरोबायोलॉजिकल डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि बचपन की ये भावनात्मक उपेक्षा शारीरिक रूप से इंसान के दिमाग की बनावट और उसके फंक्शन करने के तरीके को बदल देती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई शारीरिक हिंसा या एक्सीडेंट हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन महज किसी चीज की अनुपस्थिति, भावनात्मक जुड़ाव का ना मिलना दिमाग के तारों को, उसकी वायरिंग को कैसे बदल सकता है? इसके पीछे ना सीधा सा विकासवादी विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइंस है।
इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता। हाँ, वो काफी नाजुक होता है। वो कनेक्शन यानी जुड़ाव के लिए वाइड होता है। जब एक शिशु रोता है तो उसका नर्वस सिस्टम खतरे में होता है। जब माता पिता उसे सीने से लगाते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और शांत आवाज में बात करते हैं, तो बच्चे का दिमाग उस शांत नर्वस सिस्टम के साथ को रेगुलेट करना सीखता है। एग्जैक्टली। इस तरह बच्चे के दिमाग को ये ट्रेनिंग मिलती है कि तनाव के बाद वापस नॉर्मल कैसे होना है। तो अगर वो को रेगुलेशन कभी मिले ही ना, तो दिमाग उस शांत होने वाले मैकेनिज्म को कभी सीख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और जब दिमाग कनेक्शन के जरिए शांत होना नहीं सीख पाता तो वो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के मोड में परमानेंटली लॉक हो जाता है, हमेशा के लिए। हाँ, MRI स्कैन्स दिखाते हैं कि ऐसे बच्चों के दिमाग में एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, जो डर और खतरे को भांपता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो हमेशा खतरे की घंटी बजाता रहता है। इसके साथ ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और इमोशन को बैलेंस करने का काम करता है, उसका विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता। अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे आपके घर में एक स्मोक डिटेक्टर लगा है जो पानी के स्प्रिंकलर से सीधे जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर घर में जरा सा भी धुआं उठता है तो स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं, लेकिन जो बटन उस पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए होता है, यानी हमारा लॉजिक, वो बटन टूट चुका है या काम ही नहीं कर रहा है। बहुत उम्दा उदाहरण है। तो अलार्म बजता रहता है और आप पानी में भीगते रहते हैं। बिल्कुल यही होता है। और जब वो शट ऑफ बटन काम नहीं करता तो शरीर का एक और सिस्टम, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ये HPA एक्सिस क्या करता है? ये हमारे शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये शरीर को खतरे से लड़ने या भागने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन से भर देता है। जिन लोगों ने बचपन में इमोशनल नेग्लेक्ट झेला है, उनके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अक्सर बहुत ज्यादा रहता है। मतलब उनका शरीर हमेशा एक इमरजेंसी मोड में रहता है। हाँ, और यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर बिना कोई भारी शारीरिक काम किए भी भयंकर थकान, जिसे क्रॉनिक फटीग कहते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि उनका शरीर 24 घंटे किसी अदृश्य खतरे से लड़ रहा है। इतना ही नहीं, न्यूरोसाइंस ने एक और बड़ा बदलाव देखा है व्हाइट मैटर और कॉर्पस कैलोसम में। ये क्या होते हैं? ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों, जैसे भावनाओं वाले हिस्से और लॉजिक वाले हिस्से के बीच संचार का काम करते हैं। एक तरह से ये दिमाग का ब्रिज है। उपेक्षा के कारण इन रास्तों का विकास कम हो जाता है। ओह, तो ब्रिज कमजोर रह जाता है। इसीलिए वो इंसान लॉजिकली तो जानता है कि वो अब एक सुरक्षित वयस्क है और उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से वो अपनी भावनाओं को शांत करने में असमर्थ महसूस करता है, क्योंकि वो ब्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा। ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक अनकहा अदृश्य घाव इंसान की बायोलॉजी में कितने गहरे निशान छोड़ रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम इस बायोलॉजिकल प्रभाव को अडल्ट लाइफ में रखकर देखें, जब यही बच्चा जिसका स्मोक डिटेक्टर हमेशा ऑन है और जो अंदर से हमेशा खतरे में है, 30 या 40 साल का हो जाता है, तो उसके अडल्ट रिश्तों पर, उसकी शादियों पर या दोस्ती पर इसका क्या असर पड़ता है? अडल्ट रिश्तों पर इसका असर बहुत ही गहरा और विनाशकारी होता है। बचपन की ये उपेक्षा सीधे तौर पर इंसान के अटैचमेंट स्टाइल, यानी दूसरों से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करती है। अच्छा। आमतौर पर ये दो तरह के इनसिक्योर अटैचमेंट पैदा करती है, एंग्शियस यानी चिंतित और अवॉइडेंट यानी दूरी बनाने वाला। एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोगों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाएगा। तो वो हमेशा क्लिंगी महसूस करते हैं। हाँ, वे हर वक्त आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गहराई से बैठा हुआ है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। और अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग इसका ठीक उल्टा करते होंगे। वे किसी को अपने इतने करीब ही नहीं आने देते जहां से उन्हें दुख पहुंच सके। हाँ, उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि किसी से उम्मीद रखना या अपनी भावनाएं जाहिर करना हमेशा दर्द देता है, इसलिए वे एक बहुत ही मजबूत ढाल बना लेते हैं। और इसी ढाल से एक बहुत ही आम व्यवहार जन्म लेता है, जैसे हाइपर इंडिपेंडेंस या अत्यधिक स्वतंत्रता कहते हैं। ये महज आत्मनिर्भरता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। मतलब ऐसे लोग कभी किसी से मदद नहीं मांगते? कभी नहीं। भले ही वे टूटलाम हो, दूसरों पर निर्भर होने को वे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। ये हम अक्सर देखते हैं। कोई इंसान बहुत थका हुआ है, सब कुछ खुद कर रहा है, और अगर आप उससे कहें कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो उसका जवाब होता है, नहीं मैं ठीक हूं, मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ, बिल्कुल यही। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये उनका वही सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो उन्हें बचपन में बचा के लाया था। और इसी हाइपर इंडिपेंडेंस के साथ एक और पैटर्न जुड़ता है, ओवर फंक्शनिंग,
ये लोग अपने रिश्तों में, दोस्ती में या ऑफिस में हमेशा देने वाले या केयर गिवर की भूमिका में रहते हैं। मतलब पीपल प्लीजिंग करते हैं। हाँ, वे लगातार लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों की हर परेशानी सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें गहराई में ये लगता है कि अगर वे सामने वाले के लिए उपयोगी नहीं रहे तो कोई भी उनसे प्यार नहीं करेगा। एग्जैक्टली, उनकी पूरी पहचान ही उनकी उपयोगिता पर टिक जाती है। ये एक बहुत ही थका देने वाला चक्र है। प्यार की तलाश है, लेकिन प्यार को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने में सबसे ज्यादा डर लगता है। सही बात है। हमने समस्या की गहराई, उसके कारण और उसके बायोलॉजिकल असर को तो समझ लिया, पर अब उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जो इस वक्त हम सभी के दिमाग में होगा। जब एक बार ये ब्लूप्रिंट बन गया है, जब न्यूरोबायोलॉजी बदल चुकी है, तो क्या इस अदृश्य घाव को भरा जा सकता है? बहुत ही उम्मीद भरी बात यह है कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मतलब दिमाग खुद को बदल सकता है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। सही अभ्यास और जागरूकता से ये जीवन भर खुद को बदल सकता है, नए रास्ते और नए कनेक्शन बना सकता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है ना? लेकिन इस हीलिंग या रिकवरी की शुरुआत में एक ऐसा कदम है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है, और वो है ग्रीविंग या शोक मनाना। शोक मनाना? लेकिन किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है यहाँ। शोक किस चीज का मनाया जा रहा है? यहाँ मृत्यु किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक फैंटेसी या एक उम्मीद की हुई है। मैं समझी नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, ऐसे लोग अक्सर जीवन भर इस उम्मीद में जीते हैं कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, अगर मैं थोड़ा और सफल हो जाऊं, तो शायद मेरे माता पिता मुझे समझ जाएंगे और मुझे वो प्यार देंगे जो मुझे चाहिए। ओह, वो झूठी उम्मीद। हीलिंग का पहला कदम इस वास्तविकता को स्वीकार करना है कि उनके माता पिता पर्याप्त नहीं थे। वे जो प्यार और समझ चाहते थे वो न तो बचपन में मिला और न ही अब कभी मिलेगा। ये तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, उस उम्मीद को छोड़ना और उस नुकसान का, उस बचपन के खो जाने का शोक मनाना सबसे जरूरी कदम है। उस माता पिता के न होने का शोक मनाना जिसके वे हकदार थे, लेकिन जो उन्हें कभी मिले ही नहीं। बिल्कुल। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो आगे का रास्ता कैसा होता है? अगला बड़ा कदम है बाउंड्री सेटिंग, यानी सीमाएं तय करना। दुनिया के साथ और विशेष रूप से अपने माता पिता के साथ ये तय करना कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। और मुझे लगता है कि जब एक पेरेंटिफाइड बच्चा पहली बार किसी चीज के लिए ना कहता है तो उसे भयंकर अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा। हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा उस अपराध बोध के साथ बैठना और उसे सहना सीखना है, बिना अपनी सीमा को तोड़े। और इसके साथ साथ इंसान को अपने खुद के साथ बर्ताव करने का तरीका भी बदलना होगा। बिल्कुल, जिसे मनोविज्ञान में सेल्फ कंपैशन कहते हैं। अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे को वो को रेगुलेशन देना जो माता पिता ने नहीं दिया। खुद को वो सुरक्षित माहौल देना। अपनी खुद की भावनाओं को महत्व देना शुरू करना। ये समझना कि आपकी जरूरत है या आपकी थकावट कोई कमजोरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या? ये सीखना कि किसी से मदद मांगना और उस मदद को स्वीकार करना इंसान होने की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक दिशा दूं, तो इसका मतलब यह है कि हीलिंग का लक्ष्य अपने माता पिता से लड़ना, उनसे माफी मंगवाना या उन्हें बदलना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हीलिंग का असली काम अपने अंदर के उस ब्लूप्रिंट को फिर से लिखना है जो उस ठंडे घर में बना था। ये समझना कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब एक अडल्ट के रूप में उस घाव को भरना और खुद को वो प्यार देना आपकी जिम्मेदारी है। ये हीलिंग का सबसे परिपक्व और सटीक सारांश है। पता है, चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट एक खामोश महामारी की तरह है। ये दिमाग की न्यूरोबायोलॉजी से लेकर हमारे आत्मविश्वास और दुनिया से जुड़ने के हमारे नजरिए तक सब कुछ बदल देता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने दिमाग के अलार्म सिस्टम को शांत करना सीख सकें और अपने अटैचमेंट स्टाइल को इनसिक्योर से सिक्योर में बदल सकें। आप अपने अतीत में जो हुआ या जो नहीं हुआ उसके परमानेंट कैदी नहीं हैं। ये सच में एक बहुत ही सशक्त और गहरी जानकारी है। कैसे बाहर से परफेक्ट दिखने वाली चीजें अंदर से कितनी खाली हो सकती हैं और कैसे एक अनुपस्थिति इंसान को जीवन भर के लिए बदल सकती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक पल के लिए इस एक विचार पर गहराई से आत्ममंथन करें। कल्पना कीजिए कि अगली बार जब कोई इंसान बहुत थका हुआ हो, तनाव से टूट रहा हो
और किसी से मदद मांगने के बजाय तुरंत कहे कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। हाँ, तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है, क्या ये वर्तमान में मौजूद एक सुरक्षित और सक्षम वयस्क बोल रहा है, या ये उस इंसान के अंदर का वो पेरेंटिफाइड बच्चा बोल रहा है जिसने बहुत छोटी उम्र में ही ये सीख लिया था कि किसी और पर भरोसा करना कभी सुरक्षित नहीं होता। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।